हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे जो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट था फिजिक्स का, भौतिक विज्ञान का आवेश तथा क्षेत्र। आज उसी को कंटिन्यू आगे करते हैं। और आगे का हमने कल पिछली वीडियो में पढ़ लिया था, पिछले हमने जो लेक्चर लिया था उसमें लास्ट टॉपिक थेल्स के अनुप्रयोग पढ़ा दिए थे। तो आज हम अपना अगला टॉपिक चालू करते हैं। तो इसी के साथ चालू करें और सभी अपने जो कॉपी और पेन है वो लेकर बैठे, जिससे हम जो परिभाषा बोलें वो साथ ही साथ अपनी नोटबुक में नोट करते जाएं। धन्यवाद। चलो शुरू करते हैं। तो अब टॉपिक है स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। तो इसमें क्या स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी क्या है कि इसमें बेटा एक कांच का बॉक्स होता है। कांच का बॉक्स होता है, ठीक, कांच का बॉक्स होता है। मान लो कांच का बॉक्स होता है और इसमें एक चालक छड़ लगी होती है। मान लो ऐसे चालक छड़ लगी होती है इस प्रकार, और इसमें सोने की दो पतली, बहुत ही पतली, जिनका द्रव्यमान नगण्य हो, ऐसी सोने की दो पतली पत्तियां लगी होती हैं। इस प्रकार दो, तो मैं लिख लेता हूं, यह है चालक छड़, ठीक है। यह है कांच का बॉक्स, कांच का बॉक्स, ठीक है। और ये है बेटा सोने की पतली पत्तियां, ये सोने की पतली पत्तियां, ठीक। तो ये स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी ये कार्य क्या करता है और ये क्या किस काम आता है, ये जाने। तो बेटा जैसा बताया गया है कि स्वर्ण पत्र, नाम ही इसका स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी है, तो स्वर्ण मतलब सोने की पतली पत्तियां होती हैं इसमें, और इसका कार्य है किसी क्षण या वस्तु पर आवेश की मात्रा को बताना या आवेश को दर्शाना कि वो आवेशित है या नहीं, ठीक। तो इसे चेक कैसे करते हैं कि आवेश है या नहीं? तो जैसे हमने कोई आवेशित छड़, किसी प्रकार आवेशित की गई छड़ है ये, और जो आवेशित है, और ये आवेशित छड़ हम इसके ऊपर रख दें तो क्या होता है, कैसे पता चलता है हमें कि जो छड़ है वो आवेशित है? कैसे पता चलता है ये देखो। तो देखो ये मानो आवेशित छड़ मैंने यहां रख दी, यहां रख दी, ठीक है। तो इसमें होकर जो चालक छड़ है, इसकी स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी की जो चालक छड़ है, इसमें होकर ये पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक आवेश या ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है आवेश, तो जो आवेश है वो इस चालक छड़ में आएगा। उसके बाद इन पत्तियों पर भी वो आवेश आ जाएगा। तो हमने पिछली क्लास में बताया था आपको कि जब समान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो इस छड़ पे से इस पत्तियों पर आवेश आ जाता है और इनका द्रव्यमान बहुत नगण्य होता है, बहुत पतली पत्तियां होती हैं सोने की। तो जैसे ही इन पर आवेश आता है तो ये चौंड़ जाती हैं, ये जैसे चिपकी हुई हैं, और आवेश आते ही एक दूसरे से दूर हो जाती हैं। ये क्यों हो जाती हैं? क्योंकि समान आवेश आता है एक दूसरे, और समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, एक दूसरे को दूर भगाता है, जिस कारण ये पत्तियां एक दूसरे से दूर हट जाती हैं और ऐसे दूर हो जाती है, ठीक। अगर मैं अगला इसका जो डायग्राम बनाना चाहूं तो कैसा बनेगा लगभग, ठीक। यार रहने दो, कोई आवश्यक नहीं है। ऐसे ही ये पत्तियां, जैसे ही इन पर आवेश आया तो आवेशित होकर ये पत्तियां एक दूसरे से दूर दूर हट गई,
और जैसे ही मैं इसको जो चालक क्षण है मैं उसको हटा लूं तो क्या होगा, इसको आवेश देना बंद कर दूं तो ये पत्तियां दोबारा पास पास आ जाएंगी। कैसी आ जाएंगी? दोबारा पास पास आ जाएंगी। ठीक, ये बात समझ गए? तो स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी समझने का टॉपिक है और आपकी जो बुक में दिया है वो अपनी बुक से इसका अध्ययन कर लें। ये इतना खास ज्यादा नहीं है कि जो लिखाया जाए, केवल समझने का टॉपिक है कि इसमें एक कांच का बॉक्स होता है और सोने की दो पतली पत्तियां होती हैं, चालक छड़ से जुड़ी होती है और समान आवेश आ जाता है इन पर पत्तियों पर, जिस कारण ये एक दूसरे से दूर हट जाती है। केवल इतना है और बाकी का अपना जो टॉपिक है वो किताब में से देख लेना। ठीक, तो इसी को आगे अपना शुरू करते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा, इसे रब कर देता हूं और अगला टॉपिक लिखो, आवेश के गुण। आवेश के गुण, तो आवेश के गुण लिखेंगे कि आवेश किस प्रकार के गुण प्रदर्शित करता है, इनको हम जानेंगे। तो पहले आवेश एक अदिश राशि है, ये बात जान लो कि आवेश एक अदिश राशि है और आवेश अदिश राशि होने के कारण इसका जो जोड़ है या घटाना है वह बीजगणित की भांति ही होता है। जिस प्रकार बीजगणित का जोड़ना घटाना होता है उसी प्रकार इसका भी जोड़ना घटाना होता है। जैसे आवेशों का योग, पहली हेडिंग डालें, आवेशों का योग। तो इसमें लिखते हैं, लिखो आवेशों का योग। पहली है यह आवेशों के गुण, उसमें नंबर 1 टॉपिक है आवेशों के गुण। उसमें नंबर 1 जो हेडिंग है अपनी, तो आवेशों के योग हैं। तो इसमें लिखो कि आवेश एक अदिश राशि है, इसलिए इसका योग बीज गणित की भांति, या हम कह सकें कि बीजगणित की भांति या बीजीय व्यंजकों की भांति, या बीजीय व्यंजकों की भांति, व्यंजकों की भांति होता है। कहने का क्या मतलब है कि आवेश एक अदिश राशि है तो इसका जो योग है या इसका घटाना है वो बीजीय व्यंजकों की भांति होता है। जिस प्रकार हम बीजगणित को जोड़ते हैं घटाते हैं उसी प्रकार इसको भी जोड़ना घटाना होगा। जैसे उदाहरण के लिए उदाहरण बताऊंगा आपको, एग्जाम्पल दूं, उदाहरण। तो देखो मान लो एक 3 कूलम का आवेश है, 3 कूलम का आवेश है और एक 2 कूलम का आवेश है। ठीक है, इन दोनों का मुझे योग करना है। तो कैसे करूंगा कि Q1 मान लो 3 कूलम और Q2 मान लो 2 कूलम। तो इनका मुझे Q1 प्लस Q2 कैसे करूंगा? तो जैसे बीजगणित में करते हैं कि 3Q प्लस 2Q, तो Q1 प्लस Q2 क्या हो गया बच्चा? 3 और 2 5, 5Q अर्थात 5 कूलम हो गया। जैसे हम बीजगणितों और घटाना है तो मान लो अगर
Q1 माइनस Q2 इधर लिख लेता हूं, Q1 माइनस Q2 लिखता तो 3Q माइनस 2Q, तो Q1 माइनस Q2 कितना हो जाता है, जैसे बीजगणित को घटाते हैं जोड़ते हैं ऐसे इसे घटाते जोड़ते हैं, तो 2 माइनस का है 3 प्लस का है, तो कितना बचा, केवल 1 कूलाम बचा। ठीक, 1 कूलाम बचा, धन आवेश बचा। ठीक है, तो शायद आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इससे आगे का अपना टॉपिक शुरू करें, और मैं इसे रफ कर देता हूं, साथ ही साथ नोट कर लो, और वैसे स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3, चलो आगे अपना अगला आता है हमारा टॉपिक आवेश संरक्षण का नियम। नंबर 2 है बेटा आवेश संरक्षण का नियम या आवेश संरक्षण। तो इसमें वही लिखना है जो ऊर्जा संरक्षण का नियम था, ऐसा ही कुछ आवेश संरक्षण का नियम है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता। इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक, तो इसमें लिखते हैं वही कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता, उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, ना ही नष्ट किया जा सकता। इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर या स्थानांतरित किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, किया जा सकता है। इसको समझो, जो ये डेफिनेशन है, जो हमने ये डेफिनेशन लिखी है, इसको समझो। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मैं इसे रब कर देता हूं, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। 1 2 3। ठीक, इसको समझना है अभी। देखो, हम जानते हैं कि संसार में प्रत्येक वस्तु छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें अणु कहते हैं। अणु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। तो अब मैंने कुछ भी वस्तु मान लो, इस बोर्ड को ही मान लूं, तो इस बोर्ड को मैंने छुआ, इसने मुझे करंट नहीं मारा। क्यों? क्योंकि जिसके परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन हैं। क्योंकि परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, हम जानते हैं परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। अर्थात
परमाणु क्रमांक Z बराबर होता है बेटा प्रोटॉनों की संख्या, P बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर समान चार्ज होता है परिमाण में, परंतु इनका जो नेचर है, इनकी प्रकृति है, वो अलग अलग होती है। जैसे प्रोटॉन की बात करूं तो प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है बच्चा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, जबकि इलेक्ट्रॉन पर भी इतना ही चार्ज होता है। उनका नेचर भिन्न होता है, अलग अलग नेचर के होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की मात्रा भी इतनी होती है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, पर ये पॉजिटिव होता है तो ये नेगेटिव होता है। ये बात जान लो। अब मैं कोई परमाणु बनाऊं, किसी भी वस्तु का परमाणु बना लूं, तो मैं एक परमाणु बना दूं, ये मैंने बना लिया, इसका नाभिक, और नाभिक में कौन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और ये बाहर इसकी कक्षाएं हैं, सेल्स हैं, कोष हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। ठीक, अब जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही इस पर प्रोटॉन होंगे, ये बात जानते हैं हम। तो धनावेश और ऋणावेश दोनों समान होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या समान है, तो धनावेश और ऋणावेश भी समान होगा, जिस कारण ये उदासीन रहता है, इस पर कोई भी आवेश नहीं है। कांच की छड़ ली थी थिल्स ने, अब कांच की छड़ पहले उदासीन थी, वो रगड़ी गई तो वो आवेशित हो गई, धनावेशित हो गई, और जो कपड़ा था वो ऋण आवेशित हो गया, रेशम का कपड़ा, ऐसा हुआ। तो इसका मतलब यह है कि आवेश को उत्पन्न नहीं किया हमने, वहां भी कांच की छड़ में आवेश को उत्पन्न बनाया नहीं हमने, उसका आवेश तो नैसर्गिक गुण है, किसी पदार्थ का आवेश नैसर्गिक गुण है, वो तो उसमें विद्यमान रहता है, केवल हमने उसे जागृत किया। उस कांच की छड़ को उस रेशम के कपड़े पर रगड़ा, जिससे वो आवेश जागृत हो गया। कैसे हो गया ये बात, वैसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। मैंने एक कांच की छड़ ली थी और रेशम के कपड़े पर रगड़ा था, तो वहां क्या हुआ था कि कांच की छड़ से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर किस पर, रेशम के कपड़े पर आ गया था। अब मैं रेशम, मान लो ये कांच का परमाणु है, कांच की छड़ का परमाणु है, किसका परमाणु है, कांच की छड़ का, कांच की छड़ परमाणु है। अब मैं एक रेशम के कपड़े का परमाणु बना लूं, तो परमाणु तो एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। यहां इसमें भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके नाभिक में होगा, न्यूक्लियस में होगा, और जो सेल हैं, जो कोष हैं, उनमें कौन चक्कर लगाएगा, कक्षाएं हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। ठीक, रगड़ने से पहले क्या हुआ था कि उदासीन थे, रेशम का कपड़ा भी उदासीन था और कांच की छड़ भी उदासीन थी, पर मैंने रगड़ा, जब इसे रफ किया एक दूसरे के ऊपर, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां आ गया, इस पर आ गया, इस पर आ गया। अब देखो यहां से चला गया ये इलेक्ट्रॉन, निकलकर यहां से चला गया। अब इस पर क्या हुआ कि पहले 3 इलेक्ट्रॉन थे, इस पर 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो 3 ही प्रोटॉन होंगे, 3 ही प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन भी 3 ही होंगे। ठीक, अब एक मैंने रगड़ने से इसमें आ गया, तो इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 2 इलेक्ट्रॉन रह गए, जबकि प्रोटॉन 3 ही बचे, 3 ही बचे, और रगड़ने से जो एक इलेक्ट्रॉन था वो इसमें आ गया। अब क्या हुआ कि प्रोटॉन धनावेश है, धनावेशित कण है, तो इस कारण इस पर धनावेश की मात्रा अधिक हो गई, ऋणावेश कम रह गया, इसलिए ये धनात्मक हो गया, ये परमाणु धनात्मक हो गया। जबकि यहां हम देखें रेशम के कपड़े पर, रेशम का कपड़ा, अगर हम रेशम के कपड़े के संदर्भ में देखें, तो जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला था वो इसने ग्रहण कर लिया, ये मान लो यहां, तो पहले कितने थे इस पर, पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे, मान लेता हूं, और
तो प्रोटॉन भी दो ही होंगे, साधारण सी बात है। अब क्या हुआ कि रगड़ने के बाद एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गया निकलकर इसके कोष में, तो इलेक्ट्रॉनों की मात्रा कितनी हो गई? 3 इलेक्ट्रॉन हो गए और प्रोटॉन 2 ही रह गए। समझ रहे हो? जब इलेक्ट्रॉन 3 हो गए, प्रोटॉन 2 ही रह गए, तो इसका क्या मतलब है कि इस पर जो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई तो इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है, तो इस पर ऋण आवेश आ गया और ये पूरा ऋण आवेशित हो गया। पर भले ही कांच की छड़ा धन आवेशित तथा रेशम का कपड़ा ऋण आवेशित हो गया, इस पे भी आवेश आ गया, उस पे भी आवेश आ गया। पर अगर हम पूरे सिस्टम की बात करें, सिस्टम में कांच की छड़ व रेशम का कपड़ा दोनों लिए, दोनों मान लो कि ये दोनों मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, निकाय बनाते हैं। तो पूरे निकाय की बात करें तो पहले भी इस पर देखो इलेक्ट्रॉन उतने ही थे, और अगर पूरे सिस्टम की बात करूं, पूरे निकाय की बात करूं तो देखो पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2 और 3, 5 इलेक्ट्रॉन थे। पहले 2 थे इस पर पहले 3 थे, तो 5 इलेक्ट्रॉन थे। और बाद में देखो जब रगड़ने के बाद क्या हुआ, कि इलेक्ट्रॉन इस पर 2 रह गए, इस पर 3 रहे, फिर भी 5 ही है। तो पहले भी 5 थे और रगड़ने के बाद भी 5 हैं, पूरे निकाय की बात करूं। समझ रही हो ना? जब रगड़ा नहीं था, मैंने एक दूसरे को रगड़ा नहीं था, तब भी इलेक्ट्रॉन 5 थे और रगड़ने के बाद भी 5 ही बचे। प्रोटॉन देखें तो रगड़ने से पहले भी प्रोटॉन 5 थे और रगड़ने के बाद भी प्रोटॉन 5 हैं पूरे निकाय में। तो मुझे ये बताओ, केवल मैंने जो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो गया, जो इलेक्ट्रॉन इस पर था वो उस पर आ गया, केवल स्थानांतरण हो गया, और उस स्थानांतरण के कारण ही इस पर आवेश उत्पन्न हो गया। जबकि पूरे निकाय की बात करें तो जितना ये धनावेशित तो हो गया, कौन? कांच की छड़ जितनी धनावेशित तो हो गई, उतनी ही ये जो रेशम का कपड़ा है वो ऋण आवेशित हो गया। और पूरे निकाय की बात करें तो परिणामी जो कुल आवेश था वो पहले भी 0 था। जब कांच की छड़ उदासीन थी तो कांच की छड़ पर 0 आवेश था, और रेशम का कपड़ा उदासीन था तो उस पर भी 0 था। और दोनों मिलकर जब एक सिस्टम बना रहे थे तो तब भी कुल जो आवेश था वो 0 था। और रगड़ने के बाद जब ये दोनों आवेशित हो गए और दोनों ने एक सिस्टम बनाया और पूरे सिस्टम का आवेश देखा गया तो दोनों का जोड़ा गया, तो जितना इस पर ऋण आवेश पाया गया, जितना इस पर धन आवेश पाया गया, इतना ही इस पर ऋण आवेश पाया गया, फिर भी 0 ही रहा और पहले भी 0 था। तो यही बात सिद्ध होती है इससे कि आवेश को, ये तो नैसर्गिक गुण है, इसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। जितना पहले था उतना ही रगड़ने के बाद हुआ। ये बात अलग है कि ये आवेशित हो गई। पर पूरे सिस्टम की बात करें, पूरे निकाय की बात करें, रेशम का कपड़ा और कांच की छड़ दोनों को जोड़कर बात करें तो पहले भी 0 था, अब भी 0 ही है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। और अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं, और अगला टॉपिक है हमारा आवेश का क्वांटीकरण। टॉपिक है हमारा आवेश का क्वांटीकरण। क्या पढ़ रहे थे हम? आवेश के गुण पढ़ रहे थे। आवेश के, ठीक है। इसमें नंबर 3 टॉपिक आया हमारा आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण।
तो आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? कि देखो किसी इलेक्ट्रॉन पर, सॉरी किसी परमाणु पर जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनको उस इलेक्ट्रॉन के आवेश से हम गुणा करते हैं तो उसका जो कुल आवेश निकल आएगा। उस परमाणु पर जितने इलेक्ट्रॉन है, मान लेता हूं, देखो मान लूं कि एक ये परमाणु लिया मैंने, इस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं इस पर, ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो इस पर मुझे आवेश की मात्रा कैसे पता करनी है कि इस पर कितना आवेश था, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2, और इलेक्ट्रॉन पर, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा। तो देखो इसका एक फॉर्मूला मैं बता दूंगा आपको। तो आवेश इक्वल बराबर किसके होगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक। अब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? E इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। हम इसके नेचर की बात नहीं कर रहे हैं, केवल परिमाण की बात कर रहे हैं, तो माइनस नहीं लगा, ठीक। अब इसे E से प्रदर्शित करते हैं बेटा, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को E से प्रदर्शित करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, उसे बेटा n से प्रदर्शित करते हैं। n बराबर होता है परमाणु पर किसकी संख्या? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक, स्मॉल n। तो देखो यहां रखे हैं, तो आवेश क्या है? आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, तो Q इक्वल टू क्या हो गया? स्मॉल लिख लो, कैपिटल लिख लो, बात अपने ऊपर है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा E, ठीक। तो Q बराबर लिख सकते हैं हम, Q बराबर लिख सकते हैं NE, ठीक है। ये हमारा इसका फॉर्मूला है, ठीक। आप नोट डाउन कर सकते हैं, डायग्राम मत बनाओ, और आपकी मर्जी है, बनाना चाहो तो बनाओ। क्योंकि मान लो, देखो अब एक उदाहरण देख लो, मान लेता हूं कि उदाहरण इस पर ही, इसे ही मान लो, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन बराबर थे, n बराबर क्या था? उदाहरण, तो n बराबर कितना था? n बराबर था 2, ठीक है। n बराबर कितना था? 2, और E एक इलेक्ट्रॉन पर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, ठीक, 19। तो अगर मुझे निकालना है तो Q निकालना है, क्या निकालना है? Q निकालना है, तो क्या करेगा? ये फॉर्मूला है NE, Q बराबर है NE। तो Q बराबर कितना हो जाएगा? N कितनी है? 2 इंटू E कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो कितना हो गया? Q बराबर हो गया 3.2 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, और ऋणात्मक आवेश हो गया। अगर आवेश की, जो अगर प्रकृति की बात की जाए, तो
ऋणात्मक आवेश है, क्योंकि और परिमाण की बात की जाए तो इतना परिमाण है कि 3.2 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक, तो क्वांटीकरण आप समझ गए होंगे। और आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं आपको नए लेक्चर नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।